बात 2011 की है। एक CIA का कॉन्ट्रैक्टर एजेंट जो आर्मी में काम कर चुका है US के, काफ़ी अच्छी उसकी ट्रेनिंग है, वो पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में बाकायदा डिप्लोमेट जो चैनल होता है और जिसके थ्रू आप रहते हैं वो उसके पास भी था। 2011 जनवरी की बात है। वो लाहौर के एक चौक से गुजर रहा था अपनी गाड़ी में। अचानक लाल बत्ती थी, गाड़ी रुकी हुई थी। उसके साइड में एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है, उसमें दो लोग बैठे हुए थे। अचानक दोनों मोटरसाइकिल पे जो सवार थे वो रिवॉल्वर निकालते हैं और कार में बैठे इस CIA एजेंट की तरफ रिवॉल्वर की नाल कर देते हैं। कार में बैठा था रेमंड डेविस। ये CIA का कॉन्ट्रैक्टर था, CIA का एजेंट था और पाकिस्तान एक खास मिशन पे आया हुआ था। जैसे ही वो देखता है कि बाइक सवार उसकी तरफ रिवॉल्वर ताने में, वो फटाफट अपनी पिस्टल निकालता है और उसके बाद फायर कर देता है। करीब 5 गोली मारता है वो। दोनों बाइक सवार वहीं पे मौके पे गिर जाते हैं। गोली बिल्कुल करीब से लगी थी। बाइक सवार को मौका नहीं मिला रेमंड डेविस को गोली मारने की। उससे पहले इसने मार दिया, क्योंकि ट्रेन था, CIA का एजेंट था, US आर्मी में काम कर चुका था, पूरी ज़िंदगी उसने इन्हीं चीज़ों का सामना किया था, तो उसके लिए ये सब कोई नई चीज़ नहीं थी। अब जब गोली चली, दिन दहाड़े चली, भरे चौक पे चली, आसपास में गाड़ियां और भी खड़ी हुई थी, लोग भी थे, उन्होंने देखा। इसके बाद एक अजीब सी हालात हो गई। लोग रेमंड डेविस की कार की तरफ बढ़ने लगे और सब बेहद गुस्से में थे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि ये शख्स कौन है, बाइक पे कौन था, लेकिन इस तरीके से 2 लोगों को गोली चलाकर मारना वहाँ के लोगों को गुस्सा दिला गया। और अब ये था कि शायद मॉब लिंचिंग हो जाए, रेमंड डेविस के ऊपर लोग टूट पड़े, उसे मार डालें। रेमंड डेविस को भी हालात का अंदाज़ा हो गया। वो गाड़ी छोड़कर वहाँ से भाग उस वक्त सकता नहीं था, क्योंकि आगे पीछे गाड़ी थी। उसने लेकिन इसी बीच में एक कॉल किया अपने कॉन्सुलेट में, US एम्बेसी में, और उसने ये सारी चीज़ें बताई और मदद मांगी। इस दौरान में भीड़ लगातार रेमंड डेविस की कार की तरफ बढ़ रही थी और उसे पता था कि शायद ये लोग मार दें, क्योंकि उस पर गोलियां कम पड़ जाएंगी। उस दौरान में कॉन्सुलेट से एक गाड़ी निकलती है, एक SUV, रेमंड डेविस के इस कॉल के बाद रेमंड डेविस की मदद करने के लिए। और चूंकि उसे जल्दी पहुंचना था, वो SUV बेहद तेज़ी से चल रही थी। अचानक एक रॉन्ग साइड से एक शख्स और एक बाइक पे निकला और टक्कर हो गई, और उस शख्स की जो बाइक सवार था उसकी भी मौत हो गई। तो करीब 10 मिनट के अंदर अंदर अमेरिकन की वजह से 3 पाकिस्तानियों की मौत हो गई। 2 गोली से मरा और 1 रोड एक्सीडेंट में। इधर इस बीच पे भीड़ बेकाबू थी, बढ़ रही थी आगे, तभी पुलिस फोर्स वहां पे आ गई और किसी तरह रेमंड डेविस को गाड़ी से निकाला, गाड़ी से, और उन लोगों से बचाते हुए वो उसको कस्टडी में ले गई। 2 लोगों के कत्ल के जुर्म में रेमंड डेविस को गिरफ्तार कर लिया गया था। पहले उसे लाहौर में ही रखा गया और फिर उसे कोट लखपत राय जेल भेज दिया गया। इस दौरान में अब अमेरिकन एम्बेसी तक ये खबर पहुंची कि उनका एक एजेंट CIA का डिप्लोमेटिक, जिसके पास चैनल से आया पास है, और वो 2 कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गया है और रंगे हाथों पकड़ा गया। मामला बड़ा संगीन था। अब उसे बचाने की कोशिश शुरू होती है। उस वक्त बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, ये बात उन तक भी जाती है, लेकिन इस बीच में कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं। अब ये था कि चूंकि ये पकड़ा गया, पाकिस्तानी मीडिया में भी खबर आने लगी कि रेमंड डेविस यहाँ पे क्या कर रहा था। तो धीरे धीरे जो खबरें आई वो कुछ इस तरह से थी कि 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ था, लश्कर ने जो किया था, उसके बाद CIA को ये लगा था कि लश्कर की पहुंच इंडिया में इस तरीके से टेररिस्ट अटैक कर रहा है, ये आगे चलकर कुछ सिर्फ साउथ एशिया या एशिया तक नहीं रहेगा, बल्कि ये दुनिया के बाकी देशों को भी अपना निशाना बना सकता है। और 9/11 जो हुआ था, वैसी और चीज़ें हो सकती हैं। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने लश्कर को ज़ीरो इन किया और पता करने की कोशिश की कि इनके इरादे क्या है। और उस वक्त हाफिज सईद निशाने पर था CIA के। CIA की टीम हाफिज सईद, उसके बारे में जानकारी, उसे ठिकाने लगाने की एक मुहिम चला रही थी। और कहते हैं रेमंड डेविस को इसी काम के लिए पाकिस्तान भेजा गया था, ताकि वो हाफिज सईद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके, और न सिर्फ जानकारी इकट्ठी कर सके बल्कि वो हाफिज सईद को ठिकाने भी लगा दे, और इसी काम के लिए गया हुआ था। इस दौरान में
रेमंड पाकिस्तान पहुंचता है। उसके पहुंचने के कुछ वक्त बाद ही, ये जनवरी 2011 का किस्सा है जब उसने 2 लोगों को गोली मारी, उससे जस्ट पहले अमेरिका को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। ये पता चलता है कि जिस ओसामा बिन लादेन को वो 9/11 के लिए ढूंढ रहा है अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों में और कहाँ कहाँ, वो दरअसल पाकिस्तान के ही एबटाबाद में छुपा हुआ है और अमेरिका के पास इसकी पुख्ता जानकारी थी। ये शुरुआती इनिशियल स्टेज की बात बता रहा हूँ। बाद में एबटाबाद में ही ओसामा बिन लादेन मारा गया। तो वहाँ ओसामा बिन लादेन की पुख्ता खबर मिली CIA के जरिए कि पाकिस्तान के एबटाबाद में पाकिस्तानी आर्मी का जो पूरा एरिया है एबटाबाद, वहाँ पे छुपा हुआ है। यह खबर बड़ी कॉन्फिडेंशियल थी क्योंकि अमेरिका और CIA को पता थी कि अगर पाकिस्तान को ये भनक मिल गई तो शायद ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद से सुरक्षित कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, और अमेरिका ये चाहता नहीं था। इसलिए अमेरिका ने यह तय किया कि पाकिस्तान को इस चीज़ में शामिल ही नहीं करेंगे और ओसामा बिन लादेन या एबटाबाद या ओसामा से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी सरकार या मिलिटेंट्स, उनकी जो मिलिट्री है उनसे या उनकी खुफिया एजेंसी ISI से शेयर नहीं करेंगे। अब इधर ये खबर बिल्डअप होती है और पता चलता है कि वाकई ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में है। इसके बाद ये था कि अब सारी जानकारी आ गई, ओसामा बिन लादेन को निशाने लगाना है और उसके एबटाबाद में हमला करना है। लेकिन यहाँ मामला फंस गया रेमंड डेविस कि रेमंड डेविस गिरफ्तार हो गया अचानक 2 लोगों के कत्ल के जुर्म में। अब ये था कि अगर ऐसी सिचुएशन में जब रेमंड डेविस, उनका CIA का एक शख्स पाकिस्तान की जेल में बंद है और उस वक्त एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन चलाएं, तो बहुत मुमकिन है पाकिस्तान गुस्से में रेमंड डेविस को वक्त से पहले फांसी पे टांग दे, क्योंकि एक तो उसके देश में घुसकर इस तरह से ओसामा बिन लादेन को मारना ये किरकिरी होगी, और उसका गुस्सा और बदला वो लेगा रेमंड डेविस पर, क्योंकि उसके खिलाफ वहाँ कत्ल का मुकदमा चल रहा था, 302 मुकदमा दर्ज हो चुका था। तो ये डर था कि इस वक्त ऐसे सिचुएशन में मारना ओसामा बिन लादेन को रेमंड डेविस की जान को खतरे में डाल देगा। लेकिन ओसामा बिन लादेन भी बहुत बड़ा कैच था। ओसामा बिन लादेन को भी CIA छोड़ना नहीं चाहती थी और ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। तो ओसामा बिन लादेन को भी निपटाना जरूरी था, इधर रेमंड डेविस को भी बचाना जरूरी था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो, यहीं से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक बातचीत हुई, लेकिन दबाव बनता गया और पाकिस्तान मना करती रही। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तानी पब्लिक में इस शूटआउट को लेके जो लाहौर के चौराहे पर हुआ था, बड़ा गुस्सा था और उनका ये था कि रेमंड डेविस को इस मामले में मौत की सज़ा होनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। और बस इसी चीज़ के गुस्से की वजह से पाकिस्तानी सरकार भी दबाव में थी और पाकिस्तानी सरकार, अमेरिका ने लगातार बात की, यहाँ तक कि बराक ओबामा ने कहा कि ये, चूँकि वो एक डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू गया था और वहाँ पे वो एम्बेसी के साथ अटैच था, तो जो एक वियना कन्वेंशन के तहत है कि ऐसे डिप्लोमेट या जो एम्बेसी के जुड़े होते हैं उनको थोड़ी सी आप रियायत देते हैं और उसको उस देश को आप सौंप देते हैं। तो रेमंड डेविस के साथ भी यही होना चाहिए और उसे मौत की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोगों के दबाव और प्रेशर की वजह से उस वक्त पाकिस्तान की जो सरकार है वो अमेरिका की बात मानने से मना कर देती है और कहती है कि हम यहाँ पे इसलिए इनको नहीं छोड़ सकते क्योंकि इससे लोगों में बड़ा गलत मैसेज जाएगा और 2 लोगों का चूंकि कत्ल किया है तो इसलिए इसको सज़ा मिलनी चाहिए। उधर रेमंड डेविस ये कहता है कि चूंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे ऊपर किसी ने रिवॉल्वर तानी तो बदले में मुझे अपनी जान बचाने के लिए गोली चलानी थी और मैंने गोली चलाई, इसलिए इस मामले में मैं अपने आप को गुनहगार नहीं मानता हूँ। अब ये सारी चीज़ें चलती रही। उस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा लेकिन रेमंड डेविस को रिहा नहीं करूंगा और अमेरिका को नहीं सौंपूंगा। इस दौरान में सारी बातें हुई लेकिन नाकाम रही। आखिर में कहते हैं सऊदी अरब ने इसमें दखल दिया। ओमान में एक मीटिंग हुई और ये जो मीटिंग हुई CIA चीफ लियोन पनेटा और ISI के जो चीफ थे जनरल अहमद शुजा पाशा, इन दोनों के बीच में ओमान में सऊदी अरब के बीच में हस्तक्षेप के बाद इनके बीच में एक मीटिंग हुई कि रेमंड को कैसे छोड़ा जाए। इस मीटिंग के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कयानी और अमेरिकन के जो आर्मी चीफ थे एडमिरल माइक मुलन, इनके बीच में एक मीटिंग हुई कि कैसे छोड़ा जाए। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में सरकार से ज़्यादा सेना की चलती है
और सेना और आईएसआई लगभग एक साथ रहते हैं वहाँ पे, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है। तो आईएसआई की चीफ की मीटिंग हुई, उसके बाद जनरल क़यानी की मीटिंग हुई CIA के चीफ से और US आर्मी के चीफ से। उसके बाद ये हुआ कि छोड़ा कैसे जाए। मसला ये था कि 2 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम और एक तीसरा शख्स जो मोटरसाइकिल से मारा गया उसको भी इसी केस से जोड़ा गया, क्योंकि उसी को बचाने के लिए कॉन्सुलेट से अमेरिका का एक बंदा निकला था। तो अब ये 3 मौत और इनको कैसे छोड़ दे। आखिर में रास्ता ये निकला कि पाकिस्तान में शरिया कानून है, तो शरिया कानून को बीच में लाकर इस कानून के जरिए रेमंड को रिहा किया जा सकता है। और वो कैसे? वो इस तरीके से कि आपको मैंने पहले भी कई कहानी ऐसे सुनाई है कि जिसमें एक ईरान की हाल में कहानी सुनाई, फांसी होने वाली थी, एंड टाइम पे हार्ट अटैक हो गया। इस्लामिक मुल्कों में कई जगह पर जहाँ पे शरिया कानून है, वहाँ एक कानून है जिसको एक दियत कहते हैं। दियत को इंग्लिश में ब्लड मनी कहते हैं। अब ये ब्लड मनी या दियत होता क्या है? अगर किसी के परिवार का कोई शख्स मारा गया, कत्ल हो गया, जिस परिवार का वो शख्स जो मरा है, अगर उसके फैमिली मेंबर कातिल को माफ कर दे तो फिर उसे मौत की सज़ा से बचाया जा सकता है। ये शरिया कानून में है और कई देशों में है, सऊदी अरब में भी है, ईरान में भी है, पाकिस्तान में भी है, कि अगर कोई किसी का कत्ल करता है और कातिल को मकतूल के घर वाले माफ़ कर दे, माफ़ी दे दे, तो फिर उसे सजाए मौत से बचाया जा सकता है। तो अब रेमंड डेविस के लिए ये शरिया कानून को बीच में लाया गया। कहा गया कि अगर लोगों का गुस्सा है, अदालत के ज़रिए उसको, अगर एक तो अदालत में मामला है और वैसे ही छोड़ दें तो और भी गलत मैसेज है। एक अमेरिका का जासूस है, उसको छोड़ दें कत्ल के लिए, और भी मुश्किल है। तो अगर शरिया कानून ले आते हैं तो लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा। तो यही तय हुआ कि उन लोगों को, जो 2 लोग मरे गोली से और एक बाइक पे जो एक्सीडेंट में, इनके परिवार वालों को किसी तरह मनाया जाए और ये जो ब्लड मनी है ये ऑफर किया जाए। कहते हैं कि करीब 18 लोग थे, माँ बाप भाई बहन सब मिलकर, और रजामंदी ज़रूरी थी। एक एक करके सबसे रजामंदी ली गई, लेकिन अंदर की खबर ये कि इनमें से ज़्यादातर लोगों को फोर्स करके कहा गया कि आप अपनी मंजूरी दें। और एक और भी चीज़ है कि जो लोगों ने मंजूरी नहीं दी, कहते हैं उनको गायब कर दिया गया। कुल मिलाकर 18 लोगों की रजामंदी लेकर पाकिस्तानी मीडिया और इन सबको बताया गया कि इन 3 लोगों की मौत के जो परिवार के लोग थे, उन्होंने रेमंड डेविस को माफ़ कर दिया और बदले में पाकिस्तानी अथॉरिटी ने $24 लाख इन 3 लोगों के परिवार वालों को दिए। अब ये पैसे CIA ने दिए, अमेरिका ने दिए, जाहिर सी बात उन्होंने दिए होंगे। तो कुल मिलाकर ब्लड मनी यानी कि माफ़ी के नाम पर $24 लाख इन 3 लोगों को दिए गए और इन 3 लोगों के परिवार को। और उसके बाद रेमंड डेविस की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। 49 डेज़, कुल 49 दिन वो जेल में रहा और 49 दिन के बाद आखिरकार शरिया कानून की आड़ में पाकिस्तान ने उसे रिहा कर दिया। रिहाई मिलते ही वो सीधे पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच गया और फिर वापस पाकिस्तान कभी नहीं गया। इसके बाद वो अमेरिका जाने के बाद हाल में उसने बाद में एक किताब लिखी और इस किताब में उस पूरी कहानी का उसने जिक्र किया। ये जो किताब लिखी, उस किताब के ज़रिए जब ये सामने आई तो एक और भी चीज़ सामने आई, और वो ये थी, पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि ये किताब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कहने पर लिखवाई गई है, झूठी कहानी लिखाई गई है, और ऐसा कुछ नहीं था, और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। वरना उसको अदालत और बाकी जो चीज़ें थी उसके ज़रिए उसके फैमिली की मर्ज़ी से छोड़ा गया, लेकिन इसमें पैसे की बात और बाकी चीज़ें बात, या ये कि वो हाफिज़ सईद को मारने आया था और बाकी चीज़ें चल रही थी, वो सारी चीज़ें झूठी है। और ये रॉ की तरफ से ये सारी चीज़ें थी। जो किताब लिखी थी, वो किताब का नाम था द कॉन्ट्रैक्टर, हाउ आई लैंडेड इन अ पाकिस्तानी प्रिजन एंड इग्नाइटेड अ डिप्लोमेटिक क्राइसिस। ये किताब रेमंड डेविस ने लिखी है, जिसमें ये पूरी कहानी है, इसका पूरा जिक्र है। तो 49 दिन तक एक CIA एजेंट पाकिस्तान की जेल में रहा 2 कत्ल के इल्ज़ाम में,